हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। चलिए, कल हमने बात की हंटर कमेटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमेटी का गठन होता है। चलिए, उससे पहले कल हमारी पूरी रिवीजन क्लास थी, जितना भी हमने आज तक कंप्लीट किया था कल तक उसका हमने पूरा कल रिवीजन किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए, जो लोग नए जुड़े हैं उनसे थोड़ा परिचय हो जाता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली में ना, क्योंकि अगर यदि मान लीजिए वो ये वीडियो देखेंगे तो उनके भी समझ में थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। चलिए, कल हमने पढ़ा था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 को। चलिए, इसमें क्वेश्चन आता है हमारा, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो गोली चलाने का आदेश जनरल हैरी डायर। जनरल हैरी डायर गोली चलवाई। चलिए, जानकारी हुई थी जनरल ओडायर को। जानकारी जनरल ओडायर को हुई थी। 1000 लोग मारे गए। 1000 लोग मारे गए। हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। इसे हम क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके विरोध में गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। नाइटहुड की उपाधि त्यागी रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी शुरुआत की थी जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम ने इसकी शुरुआत 1915 में की थी, याद रखिएगा, पूछा नहीं जाएगा नाइटहुड की उपाधि। चलिए, एक था हमारा कार्यकारी जनरल जनरल की कार्यकारी सभा से इस्तीफा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, के शंकरन नायर जी ने। के शंकरन नायर जी ने कार्यकारी सभा से इस्तीफा। के शंकरन नायर कार्यकारी सभा से इस्तीफा, याद रखिएगा। ये हम बात कर रहे हैं, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये किया था क्या कि के शंकरन नायर जी ने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ये सब अंग्रेजों के दिए गए हुई थी उपाधि थी, इसको टैगोर जी ने त्याग दिया था। चलिए, उसके आगे बात करते हैं। उसके बाद हमने आपसे बताया था कि लोगों के असंतोष और कांग्रेस के आग्रह पर अंग्रेजों द्वारा एक कमेटी गठन की जाती है। कमेटी का नाम होता है हंटर कमेटी। कौन सी कमेटी? हंटर कमेटी। कमेटी का गठन आपसे पूछा जाता है, हमने बताया था कि इसका गठन अंग्रेजों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है यदि आपसे पूछा जाता है तो कमेटी का गठन 1 अक्टूबर 1919। 1 अक्टूबर 1919 में। इसमें 3 भारतीय शामिल होते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि हंटर कमेटी में 3 भारतीय कौन कौन से थे? तो चमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान, अहमद जगत नारायण, ये 3 भारतीय थे हंटर कमेटी में। 3 भारतीय। चमनलाल सीतलवाड़ ये पहले भारतीय थे। दूसरे थे साहबजादा सुल्तान। तीसरे थे अहमद जगत नारायण। चलिए, इस कमेटी का निर्णय क्या थे? इस कमेटी ने अपनी जांच इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है 1920 में सौंपी और क्या कहा कि यह एक मानवीय चूक है और दोनों डायर निर्दोष हैं। चलिए, ये हंटर कमेटी की रिपोर्ट थी, लेकिन जो भारतीय होते हैं वो इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। वो भारतीय कांग्रेस द्वारा एक नई कमेटी का गठन होता है मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में। कमेटी का नाम होता है तहकीकात कमेटी। यहां तक की बात हमने कल कर ली थी, ये सबको क्लियर होना चाहिए। कल हमने बात की थी हंटर कमेटी का गठन लोगों के असंतोष पर कांग्रेस के आग्रह पर अंग्रेजों द्वारा इस कमेटी का गठन होता है। गठन कब होता है? क्वेश्चन हमसे यही पूछा जाएगा। तो 1 अक्टूबर 1919 को इस कमेटी का गठन होता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि इसके निर्णय क्या थे, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा ये 3 भारतीय कौन थे? तो ये 3 भारतीय में पहले थे चमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान, अहमद जगत नारायण। ये 3 भारतीय थे जो हंटर कमेटी में शामिल किए गए थे। हंटर कमेटी में ये 3 भारतीय शामिल किए गए थे। चलिए, ये कार्यकारी सभा से इस्तीफा किसने दिया था? हमने आपको बताया है, के शंकरन नायर जी ने। और वहां पे था केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा। कौन सी? केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा, याद रखिएगा। वो कौन था? रॉलेट एक्ट के विरोध में था। किसने दिया था? मदन मोहन मालवीय
चलिए दोहरा लेते हैं थोड़ा सा। रॉलेट एक्ट के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा किसने दिया था? तो इसमें दो लोग थे। ये कार्यकारिणी सभा जनरल की कार्यकारिणी सभा से इस्तीफा दिया था हमारे के शंकरन नायर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। इसमें बहुत हुए क्योंकि कार्यकारिणी केंद्र व्यवस्थापिका सभा, तो इसमें थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे इसमें? इसमें थे मदन मोहन मालवीय और जिन्ना। ये दो लोगों ने इस सभा से इस्तीफा दिया था, याद रखिएगा, कंफ्यूजन में मत आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज बात करते हैं हम तहकीकात कमेटी। देखिए भाई 1920 में हंटर कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपती है। इस रिपोर्ट को भारतीय नहीं मानते, कहते ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट है, मतलब आपस में ही इन्होंने बना लिया है। और कैसे दोनों जनरल डायर निर्दोषी हो सकते हैं? आप खुद सोचिए ना, जनरल डायर कैसे निर्दोषी हो सकते हैं? उसने गोली चलाने का आदेश दिया था निहत्थी सभा पे। उसने बताया कि भाई बताया होगा कि मार्शल लॉ लागू था, लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। चलिए तो चलिए आज बात करते हैं तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी ये भारतीयों द्वारा गठित की गई थी कमेटी थी। ये भारतीयों द्वारा कमेटी गठित की गई, भारतीय कांग्रेस द्वारा गठित कमेटी थी। यदि आपसे पूछा जाता है इसकी अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे इसके मदन मोहन मालवीय। चलिए राइटिंग से लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय। सचिव पूछते हैं आपसे, तो सचिव थे इसके के संथानम। के संथानम इसके सचिव थे। याद रखिएगा इस कमेटी का गठन क्यों हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। हत्याकांड की जांच हेतु, इसमें और भी भारतीय शामिल थे, CR दास, गांधी जी, ये सब लोग भी शामिल थे। लेकिन इंपॉर्टेंट है ना कि इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी, और सचिव थे के संथानम जी। ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए इस कमेटी तहकीकात कमेटी जो जांच करती है वो यह कहती है कि दोनों डायर निर्दोषी हैं। चलिए यहीं पे कहीं कर देते हैं निर्णय इसका, दोनों डायर निर्दोषी हैं। सॉरी दोनों डायर दोषी हैं। दोनों डायर दोषी हैं, इनको फांसी देनी चाहिए, मतलब इनको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। और जो मृतक हैं, मृतकों को उचित मुआवजा देना चाहिए। मृतकों को उचित मुआवजा दिया जाए। चलिए ये कंप्लीट हो गया, इसको लिख लीजिए। इस कमेटी का जो निर्णय होता है तहकीकात कमेटी का कि दोनों डायर दोषी हैं और जो मृतक हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। चलिए इसके सचिव थे, अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी, सचिव थे के संथानम। इंपॉर्टेंट हमारी यही दो बनेंगे, बाकी तो हमने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम। अब बात करते हैं इसका बदला, आगे बात करेंगे इसके बदले की। चलिए उम्मीद करते हैं हो गया होगा सबका। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं अपने साथ साथ। देखिए बताने में चीज़ें शायद ना समझ में आए, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज ऐसे लिखें कि आपके समझ में आ जाए। टाइम बेशक लग जाता है लेकिन कोई चीज़ बाहर नहीं लिखते हैं, जितना लिखते हैं कि आपके समझ में आ जाए। तो इसलिए आप बोर्ड से भी देख के खुद पढ़ सकते हैं यदि आपको अच्छा लगता है तो, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसका बदला, जलियांवाला बाग हत्याकांड की। इसका जो बदला कौन लेता है, चलिए इसके पहले भी आगे बात करेंगे। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन गांधी जी चलाते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की खिलाफ। हंटर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस कमेटी की रिपोर्ट 1920 में आती है, तो याद रखिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं इसका बदला। इसका बदला कौन लेता है? ऊधम सिंह जी।
कौन? ऊधम सिंह। बदला किसने लिया? तो याद रखिएगा ऊधम सिंह ने 1940 में। ऊधम सिंह ने 1940 में जनरल ओ डायर को, जनरल ओ डायर को मारकर, जनरल ओ डायर को मारकर। चलिए ऊधम सिंह जी 1933 में, भाई ये घटना 1920 में हुई। हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट ने इस तरह बताया कि भाई दोनों डायर निर्दोषी हैं, लेकिन ऊधम सिंह जी लंदन पहुंच जाते हैं 1933 में। चलिए एक बार फिर इसको इधर से लिखते। ऊधम सिंह जी ने बदला, ऊधम सिंह जी ने बदला लिया 1940 में। चलिए उसकी आगे बात करते हैं। ये 1933 में लंदन पहुंच जाते हैं, 1933 में लंदन पहुंच जाते हैं। जब ये 1933 में लंदन पहुंच जाते हैं भाई, अब इतना बड़ा लंदन है, डायरेक्ट तो इनको मिल नहीं जाएगा, कैसे भी करके ये लंदन पहुंचते हैं। वहां पे जो दोनों डायर थे उनका पता, उनको ढूंढते हैं वहां पे जाके, तो पता चलता है कि जनरल हैरी डायर की पहले ही मृत्यु हो जाती है। जनरल हैरी डायर की मृत्यु हो जाती है, बचा होता है जनरल ओ डायर। फिर ये उसको एक सभा के दौरान उसकी हत्या कर देते हैं, उसको गोली मार देते हैं 1940 में। फिर इनको फांसी की सजा हो जाती है 1940 में ही। फिर इनकी अस्थियां भारत वापस लाई जाती है। चलिए इसकी आगे बात करते हैं। 1933 में ये लंदन पहुंच जाते हैं। उसके बाद 1927 में ही हमने आपको क्या बताया कि जनरल हैरी डायर की मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। लंदन पहुंच जाते हैं 1927 में ही हैरी डायर की मृत्यु हो जाती है। हैरी डायर की मृत्यु हो जाती है। चलिए यदि आपसे पूछा जाता है ये हैरी डायर कौन था, हैरी डायर कौन था, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा शायद क्लियरिटी कम है यार। चलिए यदि आपसे पूछा जाता है जनरल हैरी डायर, तो ये जनरल हैरी डायर को आप बताइएगा सूचना मिली थी या इसमें गोली चलवाई थी? तो जनरल हैरी डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, लेकिन ये पहले ही मर जाता है। 1927 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब ऊधम सिंह जी 1933 में इंग्लैंड पहुंचते हैं, उससे पहले ही इस जनरल की मृत्यु हो जाती है मार्च 1940 में। चलिए अब लिखिएगा आगे, मार्च 1940 में ऊधम सिंह जी जनरल ओ डायर की हत्या कर देते हैं। इसको याद रखिएगा, जनरल ओ डायर की हत्या कब? 1940 में, याद रखिएगा मार्च 1940 में इसकी जनरल डायर की हत्या कर देते हैं। उसके बाद इनको फांसी की सजा हो जाती है। 1940 में ही इनको लंदन में फांसी दे दी जाती है। उसके बाद इनकी अस्थियां भारत वापस लाई जाती हैं 1974 में इनकी अस्थियां भारत वापस लाई जाती हैं। चलिए फिर आगे बात करते हैं इसकी। कंप्लीट हो गया ये भी लगभग। जनरल डायर, जिसमें ये पूछा जाएगा ना कंफ्यूजन करने के लिए कि किस जनरल की हत्या ऊधम सिंह जी ने की थी, बदला लेने के लिए किस जनरल की हत्या की थी, हैरी डायर या जनरल ओ डायर? तो जनरल ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह जी ने की थी। चलिए याद रखिएगा। चलिए 1940 में ही फांसी 1940 में ही इनको फांसी दे दी जाती है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं इसकी।
चलिए छोटा सा पॉइंट इनका बचा है, इधर लिखते हैं। 1974 में इनकी अस्थियां भारत वापस लाई जाती हैं। चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है 1974 में। चलिए एक छोटा सा पॉइंट एक और बचा है। 1913 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं डेविड कैमरन, वो पहुंचते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ पे? जलियांवाला बाग हत्याकांड पहुंचते हैं, और वो इस घटना को क्या कहते हैं, बहुत ही ब्रिटिश शासक या ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे शर्मनाक घटना की संज्ञा देते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को। चलिए उसको आगे नोट कर लेते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको ऐसे लिख लीजिएगा, वर्ष 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन जलियांवाला हत्याकांड स्मारक पर आते हैं। एक मिनट रुकेगा, बहुत ज्यादा हाथ दर्द करने लगा लिखते लिखते। चलिए वर्ष 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मारक पर पहुंचते हैं और अपनी बुक में चलिए ये नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन। इसकी खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अली बंधु। चलिए उनकी अब आगे बात करते हैं, इतना नोट कर लीजिए, फिर आप हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए आगे बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन चलाने का प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड जो है मुसलमानों, जो तुर्की के मुसलमान होते हैं उनसे सहायता मांगता है। भाई ये लोग इंग्लैंड की सहायता करते हैं। इंग्लैंड जब प्रथम विश्व युद्ध में विजयी हो जाता है तो वो जो तुर्की के खलीफा का पद होता है, एक मिनट रुकिएगा, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में हमने क्या बताया आपको, इसके चलाने का प्रमुख कारण क्या होता है? खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड तुर्की से
जो मुसलमान होते हैं, जो भारतीय मुसलमान होते हैं, उनसे अपनी सहायता मांगता है। और जब प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड विजयी होता है तो ये तुर्की का जो खलीफा होता है, खलीफा संपूर्ण इस्लाम जगत का विश्व गुरु, मतलब धर्म गुरु। चलिए, खलीफा संपूर्ण इस्लाम जगत का धर्म गुरु। चलिए, खलीफा भी जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, उसके पहले जब भारत पढ़ेंगे हम मीर कासिम वगैरह को, तो एक खलीफा होता है। ये खलीफा, इसका सनद प्राप्त करना होता है। ये पूरे जगत में जितने भी इस्लाम जगत के लोग होते हैं उनका गुरु होता है। कौन? खलीफा। कोई भी यदि आप कार्य करेंगे या आप राजा बनेंगे तो सबसे पहले खलीफा की अनुमति होना अनिवार्य थी। इंग्लैंड तो जीतने के बाद खलीफा का जो पद होता है, इसके खलीफा के पदों पे कटौती कर दी जाती है। इंग्लैंड वाले खलीफा के पदों पर कटौती कर देते हैं। इसके विरुद्ध में ये खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। भारत में इसकी निगरानी शौकत अली बंधु इसकी निगरानी करते हैं, याद रखिएगा, अली बंधु। चलिए, पूरी इस बात इसकी आगे करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इससे उनकी बात कर लेते हैं, बाकी कोई मतलब की चीज़ होगी हमारी उसकी भी बात कर लेंगे। चलिए, कौन सा खिलाफत आंदोलन सबसे पहले पूछा जाएगा कि यह चलाया क्यों जाता है? खिलाफत आंदोलन खलीफा के तुर्की के विभाजन की घोषणा इंग्लैंड द्वारा। याद रखिएगा, इंग्लैंड क्या करता है? वह घोषणा कर देता है कि जो तुर्की का हम विभाजन करेंगे और तुर्की के खलीफा के पदों पे हम कटौती कर देंगे। इसलिए खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। किसमें? भारतीयों में। इसकी खिलाफत कमेटी का गठन यदि आपसे पूछा जाता है, खिलाफत कमेटी का गठन सितंबर 1919। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक दो पॉइंट जो और होंगे हमारी उनकी भी बात करते हैं। चलिए, भारत में इसका नेतृत्व मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दोनों लोग मेन थे। उसके बाद इसमें डॉक्टर अंसारी और जो बाकी मुसलमान थे, अबुल कलाम आजाद, आदि। चलिए, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु, याद रखिएगा,
मोहम्मद अली व शौकत अली, डॉक्टर अंसारी, अबुल कलाम आज़ाद, ये लोग भी इसमें शामिल थे, याद रखिएगा इसको। चलिए चलिए अब आगे बात करते हैं इसकी। चलिए, इस खिलाफत कमेटी का जो पहला अखिल भारतीय सम्मेलन होता है, खिलाफत कमेटी का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन नवंबर 1919 में, इसके अतिथि के रूप में गांधी जी जाते हैं, याद रखिएगा, इसके अतिथि के रूप में गांधी जी जाते हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं तो फजलुल हक, याद रखिएगा, इसमें अतिथि के रूप में गांधी जी गए थे खिलाफत कमेटी के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन में, याद रखिएगा। चलिए, खिलाफत कमेटी का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन, नवंबर 1919 में। गठन कब हुआ था? सितंबर 1919 में, याद रखिएगा, नवंबर 1919 में। अध्यक्ष कौन थे इसके? फजलुल हक, अध्यक्ष फजलुल हक। अतिथि के रूप में इसमें गांधी जी गए थे, याद रखिएगा, अतिथि गांधी जी, अतिथि के रूप में गांधी जी। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसका जो खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष गांधी जी को बना दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए इसकी बात आगे करते हैं। चलिए यही लिख देते हैं। बाद में इस कमेटी का अध्यक्ष गांधी जी को बना दिया जाता है। 17 अक्टूबर 1919 को हम खिलाफत दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1919 को हम खिलाफत दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर। चलिए, आज है हमारा कौन सा? राष्ट्रीय गणित दिवस, याद रखिएगा। आज हमारा कौन सा डे है? राष्ट्रीय गणित दिवस। चलिए, 17 अक्टूबर 1919 को हम खिलाफत दिवस मनाते हैं। इसके बाद तुर्की में कमाल पाशा की सरकार बनती है। कमाल पाशा के नेतृत्व में जो तुर्की का खलीफा होता है उसके पद को ही समाप्त कर दिया जाता है और 1920 में इसकी सेवराय की संधि हो जाती है, जिसमें तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है। खिलाफत आंदोलन का काम खत्म हो जाता है यहीं से। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं इसकी। एक पॉइंट बचा, इसका पूरा कर देते हैं। इसके बाद कल से शुरू करेंगे हम असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शुरू क्यों किया गया? चलिए उसकी बात अभी करते हैं। खिलाफत दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए इसको भी साफ करते हैं। एक लास्ट पॉइंट हमारा इसमें खिलाफत आंदोलन में तुर्की में कमाल पाशा की सरकार बनती है, जिसने खलीफा के पद को समाप्त कर देता है। चलिए यहाँ पे जो लिख लीजिए, जो खलीफा के पद को समाप्त कर देता है 1920 में।
1920 में शेवराय की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है। तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है। चलिए 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे, कल आगे बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। चलिए तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।